यूपी पुलिस का एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह उसमें बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाएगा कि 37/37 करने के लिए इसका पहला सेट आ रहा है। देखते हैं कितने लोग कितना सही करते हैं और अपनी तैयारियों को जांचिए। तो इसमें लिखा है इनमें से कौन सा शब्द सही है। तो ये पहला है प्रादुर्भाव, दूसरा है प्रादुर्भाव, तीसरा है प्रावधाव, इसके बाद चौथा है प्रादुर्भाव। तो इसमें सही ऑप्शन है चौथा। इसमें सही ऑप्शन है चौथा। इसमें सही ऑप्शन है चौथा प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव इसमें सही ऑप्शन है। अब देखते हैं दूसरा 40वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। अली का पर्यायवाची शब्द है। अली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अली 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 का पर्यायवाची, जैसे अली का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर ए सखी, ऑप्शन नंबर बी सहेली, ऑप्शन नंबर सी भ्रमरी। तो इसमें अली का पर्यायवाची शब्द इनमें से सभी है। इनमें से सभी अली मतलब भौरे को भी कहते हैं, सखी दोस्त को भी कहते, सहेली और भ्रमरी सभी को कहते हैं अली। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे। आरंभ जैसे शुरू से लेके अंत तक, शुरू से अंत तक को क्या हम कहेंगे। शुरू से अंत तक को क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है आरंभिक, दूसरा ऑप्शन है आद्योपंत, तीसरा ऑप्शन है आद्योपांत और चौथा ऑप्शन है संपूर्ण। तो आरंभ से अंत तक को आरंभ से अंत तक को आद्योपांत कहा जाता है। आरंभ से अंत तक को आद्योपांत कहा जाता है। तो इससे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद 42वां क्वेश्चन है जो मापा ना जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए अमापित, ऑप्शन नंबर बी अपर, ऑप्शन नंबर सी अनुपेय, ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय। जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय। इसके बाद 43वां क्वेश्चन क्या है। परंपरागत युक्ति को क्या कहते हैं। परंपरागत युक्ति को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अनुश्रुति, ऑप्शन नंबर बी सुक्ति, ऑप्शन नंबर सी विरक्ति, ऑप्शन नंबर डी इसमें इनमें से कोई नहीं। तो परंपरागत युक्ति को कहते हैं, परंपरागत युक्ति को ऑप्शन नंबर ए अनुश्रुति कहते हैं। परंपरागत युक्ति को अनुश्रुति कहते हैं। और इसके बाद 44वां क्वेश्चन है विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वह शब्द हैं जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके भाव को प्रकट करते हैं, और प्रत्यय जो है कि किसी शब्द का शब्दांश होते हैं। तो विलास में कौन सा प्रत्यय लगा। ऑप्शन नंबर है आ, ऑप्शन नंबर बी आस, ऑप्शन नंबर सी आन, ऑप्शन नंबर डी आप। तो विलास में जो है कि मूल शब्द बिल है, इसके बाद उसमें आस प्रत्यय जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं 45वां क्वेश्चन यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास हो। तो जो है कि यथा है, जैसे कि ऐसा शब्द जिसमें अव्यय लगा हो, अव्यय मतलब उपसर्ग लगा हो, ऐसे शब्द कोई भी हो जिसमें उपसर्ग लगा रहता है उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर है, जैसे में शक्ति एक मूल शब्द है, उसमें जो है कि उपसर्ग यथा लगा करके बनाया गया, तो इसलिए अव्ययी भाव समास इसमें होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, तत्पुरुष के 7 भेद होते हैं, 6 भेद। तत्पुरुष के 6 भेद। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान होता है द्विगु समास में। इसके बाद है चौथा 46वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन में अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। अवरोध का रोध, ऑप्शन नंबर ए अवरोध, ऑप्शन नंबर बी रोध, ऑप्शन नंबर सी अवरोधहीन, ऑप्शन नंबर डी अनावरोध। अवरोध मतलब रुकावट और अनअवरोध मतलब कि रुकावट के बिना। अवरोध मतलब रुकावट और अवरोध मतलब बिना रुकावट के। अवरोध मतलब कि रुकावट, अवरोधहीन
मतलब अवरोधहीन मतलब अवरोध, अनावरोध मतलब कभी यही, मगर अवरोध का भी विपरीतार्थक अनवरोध होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है सही। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए हो गया। 47वां क्वेश्चन, जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द, जो आकाश में विचरण करता हो जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए रजनीचर, ऑप्शन नंबर बी निशाचर, ऑप्शन नंबर सी खच्चर, ऑप्शन नंबर डी खेचर। तो जो रात को जो आकाश में विचरण करता है उसे खेचर कहते हैं। जो रात्रि को विचरण करता हो निशाचर कहते हैं। जो रात में भ्रमण करे उसे निशाचर, और जो आकाश में विचरण करे उसे खेचर। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नीता कपड़े धोती है। नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है। नीता कपड़े धोती वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए अकर्मक, ऑप्शन नंबर बी सकर्मक, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर डी नाम धातु। तो इसमें कौन सी क्रिया है बताइए? तो नीता कपड़े धोती, कार्य करने का प्रभाव अगर कर्तापन न पढ़कर कर्म पढ़े तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती। तो यहाँ पर काम करने की क्रिया धोना से, तो धोना क्रिया है, धोना को क्रिया का प्रभाव कपड़े पर पड़ रहा है कि कपड़े धुला जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कर्मक क्रिया है, अरे सकर्मक क्रिया, सॉरी सकर्मक क्रिया। और यहीं पर जो है कि नीता सोती है, अगर यहाँ पर नीता सोती है तो उस समय क्रिया अकर्मक होती। तो क्योंकि क्रिया का प्रभाव कर्ता पड़ता तो वहाँ पर अकर्मक, और यह इस समय क्रिया का प्रभाव कर्ता पड़ रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं 49वां क्वेश्चन। दूध वाला रचना की दृष्टि से, दूध वाला रचना की दृष्टि से कौन सा कैसा शब्द है? पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक, तीसरा है युगरूढ़, चौथा है संकर। तो इसमें बताइए कि दूध वाला रचना की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो देखते हैं, दूध और वाला दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए यहाँ पर यौगिक। रूढ़ शब्द जो जिसका कुछ अर्थ हो जो दूसरों से न मिले, जैसे बस इसमें दूध, दूध जो एक रूढ़ शब्द है। ठीक, इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए पीछा छुड़ाना, ऑप्शन नंबर बी नुकसान देना, ऑप्शन नंबर सी प्रतिवाद करना, ऑप्शन नंबर डी बहस करना। तो गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ है कि बहस करना। गर्दन उठाने का अर्थ है, गर्दन उठाने का अर्थ है प्रतिवाद। किसी से गर्दन उठाकर बात करना तो प्रतिवाद करना, उसके आँख मिलाकर बात करना प्रतिवाद कहलाता है। निर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? 51वां क्वेश्चन है, निर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? पहला है ऑप्शन नंबर ए निर्भय, ऑप्शन नंबर बी निष्काम, ऑप्शन नंबर डी नियत्था, ऑप्शन नंबर सी नियत्था, ऑप्शन नंबर डी निश्चित। तो इसमें निर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निर उपसर्ग से बना शब्द निर्भय है। भय में जो है कि निर उपसर्ग लगा के तो निर्भय बना है। ऑप्शन नंबर बी में जो है कि निष्काम, इसमें विसर्ग लगा निधन का। इसके बाद इसमें ऑप्शन नंबर सी में भी निधन हत्या निहत्था। निश्चित नी में चित में नी लगाकर निश्चित हो गया। 52वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी परीक्षा हो रही हो, जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द, जिसकी परीक्षा हो रही है के लिए एक शब्द। परीक्षार्थी, परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी शोभार्थी। तो जिसकी परीक्षा हो रही हो वो परीक्षार्थी, जिसकी परीक्षा हो रही हो वो परीक्षार्थी कहलाता है, जिसकी परीक्षा हो रही हो परीक्षार्थी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसके बाद 53वां धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है। धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है। तो ऑप्शन नंबर ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी संप्रदान तत्पुरुष,
ऑप्शन नंबर सी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी अपदान तत्पुरुष। तो ये चारों उदाहरण तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो धर्म से विमुख, धर्म से विमुख का मतलब कि धर्म से विमुख, तो उसमें धर्म से अलग होने का अर्थ आ रहा है, धर्म से विमुख। तो धर्म से भी अलग होने के अर्थ में जहाँ अलग होने का अर्थ हो वहाँ अपदान कारक होता है। तो धर्म से विमुख में अपदान कारक है, तत्पुरुष है, अपदान तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी था। इसके बाद 54वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, उदक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। उदक ऑप्शन नंबर ए जल का, ऑप्शन नंबर बी नदी का, ऑप्शन नंबर सी झील का, ऑप्शन नंबर डी पहाड़ का। तो उदक किसका पर्यायवाची शब्द है, उस किस शब्द का, उदक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो उदक जल का पर्यायवाची शब्द, उदक जल का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है। दीर्घ संधि, निम्न में से किस में दीर्घ संधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कुशासन, वर्षातात, कपीस इत्यादि। तो इन चारों शब्दों में किस में दीर्घ संधि नहीं है, इसमें बताना है। दीर्घ संधि होती है जो अपने में मेल खाकर बने, जैसे अ से अ मिले तो आ बने, छोटी ई से छोटी ई मिले तो बड़ी, या छोटी से बड़ी ई मिले तो बड़ी ई, अपने समूह में रहेंगे सब तो वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें कि दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दीर्घ संधि का उदाहरण, क्योंकि इति धन आदि। तो इति में जो है कि इति धन आदि, इति धन आदि तो इति धन आदि में इत्यादि हो जाएगा, इति धन आदि। इसके बाद है 56वां क्वेश्चन, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए यौगिक, ऑप्शन नंबर बी नाम धातु, ऑप्शन नंबर सी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी सहायक क्रिया। तो संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है नाम धातु क्रिया। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसके बाद 57वां क्वेश्चन देखें, यौगिक क्रिया जो दो क्रिया मूल धातुओं से मिलकर बनी हो, यौगिक क्रिया का। सकर्मक क्रिया जिस पर कर्म का प्रभाव जिस पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया जिसे जो क्रिया की सहायता करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं। 57वां, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है। यह आम मीठा है, तो इस वाक्य में यह आम मीठा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण। पहला है ऑप्शन नंबर ए विशेष्य विशेषण, ऑप्शन नंबर बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी विधेय विशेषण, या ऑप्शन नंबर डी प्रविशेषण। तो इसमें जो है कि अगर जो है कि यह आम मिठाई है तो मिठाई एक विशेषण है, लेकिन यह कहाँ आया है, संज्ञा के बाद आया। तो संज्ञा के बाद आया है, तो संज्ञा के बाद आने पर विधेय विशेष, अगर यही इसे लिखा होता शब्द यह मीठा आम है तो यहाँ पर संज्ञा से पहले आने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेषण और संज्ञा के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है। पुष्प मतलब फूल होता है, तो वो तत्सम में है, तो हिंदी में तद्भव के लिए पुष्प का क्या होगा, तद्भव। ऑप्शन नंबर ए फूल, ऑप्शन नंबर बी पौधा, ऑप्शन नंबर सी पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर डी पूप। तो 58वां क्वेश्चन का पुष्प का तत्सम है तो उसका तद्भव फूल होगा, पुष्प का तत्सम फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं 59वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। इसके बाद वे वापस लौट आए।
तो ऑप्शन नंबर ए, इसके बाद वे वापस लौट आए। ऑप्शन नंबर बी, इसके बाद वह वापस लौट आए। ऑप्शन नंबर सी, इसके बाद वह लौट वापस आया। ऑप्शन नंबर डी, वह इसके बाद वापस लौटा। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा बढ़िया लग रहा है? क्योंकि वापस और लौटना का मतलब एक ही होता है, तो जहाँ वापस आए वहाँ नहीं हो सकता है, तो इसके बाद वे लौट आए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें वापस है, नहीं हो सकता है, इसमें वापस नहीं, इसमें वापस है, नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश। तो गद्यांश से पहले हम लोग देख लेते हैं गद्यांश में पूछा क्या गया है, क्योंकि गद्यांश इतना पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में तो फिर आकर इस गद्यांश में खोजना पड़ेगा आंसर। इससे बेहतर है कि हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है। छिंद्रान्वेषी दृष्टिकोण से लेखक का क्या तात्पर्य है? छिंद्रान्वेषी दृष्टिकोण से लेखक का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर समन्वयन की भाषा उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त और अनुपयुक्त का बोध होना। ऑप्शन नंबर सी, मानवीयता का विकास होना। ऑप्शन नंबर डी, विवेकशीलता का विकास होना। क्वेश्चन नंबर 60 है। तो देखिए इसमें कहीं देखते हैं कहाँ पर छिंद्रान्वेषी का है। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। तो लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जीवन 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 से शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु अनिवार्य है। शिक्षा के बिना मनुष्य विवेकशील और शिष्ट नहीं बन सकता। विवेक से मनुष्य में सही और गलत करने का चयन करने की क्षमता होती है। विवेक से ही मनुष्य के भीतर उसके चौओर नित्य प्रति होते घटनाओं के प्रति एक छिंद्रान्वेषी दृष्टिकोण, देखिए यहाँ पर दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था कि छिंद्रान्वेषी दृष्टिकोण से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो छिंद्रान्वेषी दृष्टिकोण से लेखक का यहाँ पर देखिए लिखा है कि छिंद्रान्वेषी दृष्टिकोण से उसके चौओर नित्य प्रति होते घटनाक्रमों के प्रति यहाँ से देखिए विवेकशील और शिष्ट नहीं बन सकता। विवेक से ही मनुष्य सही और गलत का चयन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। विवेक से ही मनुष्य के भीतर उसके चौओर नृत्य प्रति होते घटनाक्रमों के प्रति एक छिंद्रान्वेषी दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। तो इसका अर्थ यह है कि उसे उपयुक्त और अनुपयुक्त का बोध होना छिंद्रान्वेषी दृष्टिकोण से लेखक का सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो। इसके बाद देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। शिक्षा ही मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से प्रेरित पोषित करते हैं। शिक्षा ही मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। इस कथन के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो चलिए इसमें देखते हैं गद्यांश में कहाँ कहाँ है। इसके बाद कहाँ तक पढ़ते हैं। यहाँ छिंद्रान्वेषी उत्पन्न शिक्षा ही मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से प्रेरित करती है। शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के प्रति जागृत होता है, होकर कर्तव्य विमुख हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कर्तव्य विमुख हो जाता है लिखा है यहाँ पर, कर्तव्य विमुख हो जाता है। देखिए यहाँ देखिए शिक्षा ही मानव के प्रति भावनाओं से पोषित करती है। शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के प्रति जागृत होकर कर्तव्य विमुख हो जाता है। तो यह इसके बाद देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 61 में क्या। शिक्षा ही मानव के प्रति माने इस कथन के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो पहला ऑप्शन नंबर ए है कटुता। ऑप्शन नंबर बी है सहृदयता की भावना का विकास होना।
विनम्रता की भावना का विकास होना, घृणा की भावना के विकास। घृणा तो हो नहीं सकता, घृणा तो हो नहीं सकता क्योंकि शिक्षा कभी किसी को घृणा करने की अनुमति नहीं देती और कटुता का भी नहीं देती। इसमें से सहृदयता की भावना का, विनम्रता का भावना, तो हृदय में भावना जो है कि सही है गलत का है कि, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 60वां क्वेश्चन क्या करें। शिक्षा से मनुष्य स्वयं से पर की ओर अभिगमन करने लगता है, क्यों? तो इसमें लिखा था ये में देखिए, शिक्षा स्व से पर की ओर अग्रसर होने लगता है। परिवार निर्बल की सहायता करना, दुखियों के दुख दूर करने का प्रयास करना, दूसरों के दुख से दुखी हो जाना और दूसरों के सुख से स्वयं सुख का अनुभव करना, ऐसी एक निश्चित मानव में सरलता देखने को मिल जाती है। तो स्व से पर की ओर अग्रसर का मतलब, स्व से पर की ओर का मतलब जो है कि शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील बनाती है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से मनुष्य में सेवा भाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाती है। या ऑप्शन नंबर डी जो है कि शिक्षा मनुष्य में मानवीय भाव भरती है। तो इसमें मनुष्य को संवेदनशील बनाने की बात कही गई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखते हैं वर्तमान शिक्षा भौतिक आकांक्षाओं की चेरी। वर्तमान शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी किस प्रकार बन गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा के मात्र व्यवहारिक पक्ष को देखा जा सकता है। शिक्षा को मात्र सैद्धांतिक बनाकर रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा रचनात्मक और परिपक्वता की सर्जक बन गई है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा को मात्र रोजगार से संबंधित कर दिया गया, तो इससे तो रोजगार से तो मतलब नहीं है, इसलिए ये गलत। शिक्षा को रचनात्मक और परिपक्वता का सर्जन की सर्जक बन गई है, नहीं। शिक्षा को मात्र सैद्धांतिक बनाकर रख दिया गया। शिक्षा के मात्र में व्यावहारिक पक्ष को देखा जा रहा है इस समय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा के व्यापारिक मत को देखा जा रहा है इसमें। देखिए गद्यांश में कहा है, गद्यांश में ऑप्शन देखते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा रोजगार का साधन न होकर साध्य हो गई। साध्य का मतलब कि उसको जो किसी की जो पैसे की जरूरत हो गई है। इस कुप्रवृत्ति पर अंकुश लगाना अनिवार्य है, जहाँ मानविकी के छात्रों को पत्रकारिता, साहित्य सृजन, विज्ञापन, जनसंपर्क इत्यादि कोर्स भी कराए जाने चाहिए ताकि उन्हें रोजगार के लिए न भटकना पड़े। व्यावसायिक कोर्स करने वाले छात्रों को मानविकी के विषय जैसे इतिहास, साहित्य, राजनीति, दर्शन आदि का थोड़ा बहुत अध्ययन करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा रोजगार का साधन न होकर साध्य हो गई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर व्यावसायिक पक्ष को देखा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बहुत उपयुक्त है। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक का मतलब कि उस गद्यांश में लेखक अपनी भावनाओं को कहना चाह रहे, तो उसका अर्थ कैसा निकलता है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी, जीवन का शिक्षा में महत्व। ऑप्शन नंबर बी, जीवन का शिक्षा में महत्व, शिक्षा का जीवन में महत्व। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का बदलता रूप। ऑप्शन नंबर डी, सैद्धांतिक व व्यवसायिक शिक्षा। नहीं, तो शिक्षा का जीवन में महत्व। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का जीवन में महत्व। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 65वां, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, उर्दू। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी। तो इसमें जो है कि यहाँ हिंदी, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो हिंदी भाषा
हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। इसके बाद देखते हैं 65वां क्वेश्चन 66वां। का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई समय पर काम नहीं हो, समय को व्यर्थ गंवा दिया गया हो, समय का लाभ न उठाता हो, समय का पालन करता हो के लिए जब बरखा जब कृषि तो जो है कि जब आवश्यकता थी तो नहीं हुआ, उसके बाद होकर क्या कहते हैं इस समय पर काम नहीं हो तो का बरखा जब कृषि सुखा का अर्थ निकलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। इसके बाद तलवे चाटना, इस मुहावरे का प्रयोग तब होता है जब कोई पाँव दबाता है नहीं, पाँव दबाता है तो गलत है, मतलब इधर उधर किया करना गलत, तलवे के नीचे छाले हो जाना गलत। ऑप्शन नंबर बी सही है, चापलूसी करना। तलवे चाटने का अर्थ है चापलूसी करना। इसके बाद वह हमेशा अपने भाई की गीता गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है, यहाँ पर देखिए गीत गाता रहता है तो यहाँ पर गीत गाता लिख गया, ठीक है। वह हमेशा अपने भाई को गीत गाता अपने भाई के गीत गाता रहता है, तो इसमें अव्यय शब्द होते हैं जिसका संज्ञा सर्वनाम क्रिया का प्रभाव न जिस पर न पड़े से अव्यय कहते हैं। तो इसमें जो है कि हमेशा हमेशा एक ऐसा शब्द जिसमें चाहे वह इस संज्ञा सर्वनाम के लिंग या लिंग वचन से नहीं जो है कि इसका परिवर्तन है, इसलिए इसे अवयव कहते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। नीली कमीज 59वां क्वेश्चन, नीली 69वां क्वेश्चन है। वो नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद है, रेखांकित पद मतलब दिया है कि यहाँ से नीली कमीज वाला लड़का, इसके बताना है संज्ञा उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य। 69 का क्या है कि यहाँ पर देखिए क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण इसी का प्रभाव इस पर है, तो इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय है। चलिए 70वां क्वेश्चन, सम उपसर्ग का म किस शब्द में सुनाई पड़ता है? सम उपसर्ग का म जैसे संभव, संवाद, संख्या, संयम। तो संभावना, संवाद, संख्या। तो संभावना सम उपसर्ग का अर्थ किसमें होता है? ऑप्शन नंबर बी संवाद। सम पढ़ा देता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जो है कि सम उपसर्ग का म जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए हम गलत लिख, जिसे सम उपसर्ग का म किस शब्द में सुनाई नहीं पड़ता रहना चाहिए, जैसे संयम में संयम में सम धनवाद संवाद, सम धन भावना संभावना, सम धन संख्या। तो इसमें जो है कि संख्या में न ध्वनि होने का यह विकल्प संख्या ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर इसको सुनाई नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों में, उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों। आँख तो एक संज्ञा शब्द है, बाल भी एक संज्ञा है, मुखमंडल यह भी संज्ञा शब्द है, हंसी एक भाव को दर्शा रही, इसलिए यहाँ पर हंसी उसका सारा सौंदर्य उसकी आँख हंसी में है, इसलिए। कहानो सुनी बात 72वां क्वेश्चन, कहानो सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद का कारक कौन सा है? कहानो सुनी किसी साधन का दोहरा है कि कानो सुनी, कान एक सुनने का साधन है, इसलिए साधन के
कर्ता ने कर्म करण से, ये कर्म से का अर्थ जो है कि साधन के लिए, तो इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। कानों से सुनी बात के लिए करण कारक होगा। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, पहला है ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी विशेषण, ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी जो है कि प्रविशेषण। तो किस किस संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विशेषण का उपयोग करते हैं। तो यही किस किस जो है कि सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसके बाद 54वां क्वेश्चन हुआ, भयंकर दुर्घटना हुई, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, निम्नलिखित रेखांकित का पद है। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, तो भयंकर शब्द ऑप्शन नंबर है विशेषण, ऑप्शन नंबर क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी प्रविशेषण या ऑप्शन नंबर डी सर्वनामिक विशेषण। तो वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, तो भयंकर दुर्घटना तो कालवाचक क्रिया विशेषण को बनाते, तो यह क्रिया विशेषण को, जैसे दुर्घटना क्रिया है, दुर्घटना क्रिया है तो दुर्घटना की विशेषता बता रहा है कि भयंकर, इसलिए लेकिन भयंकर बल दे रहा है दुर्घटना पर, इसलिए क्रिया की विशेषता बताने वालों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब नंबर, बसंत में नाचा बहुत मोरा मन मयूर, बसंत में नाचा बहुत मन मयूर, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। रेखांकित अंत में अलंकार है, तो रेखांकित क्या, बसंत में नाचा बहुत मेरा मयूर, तो इसका जो है कि रूपक अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने के कारण, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित होने का कारण, उपमेय में उपमान का निषेध रहित होने का कारण जो है कि यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। दुबई कितना सुंदर देश है, दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद है, देश की विशेषता बता है सुंदर, तो दुबई कितना सुंदर है, देश संज्ञा हो गया, संज्ञा के पहले आने वाले कोई भी विशेषण हो, कोई भी विशेषण, तो वहाँ पर कि विधेय विशेषण कहा जाता है। ठीक, तो चलिए आज आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।